नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी न्यूज एट 9 में आप सबका स्वागत करती हूं। तो आइए खबरों से पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। फिनलैंड को नाटो में मिली एंट्री। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से तटस्थ रहा फिनलैंड। पश्चिमी देशों का सैन्य संगठन है नाटो। हेट स्पीच के लिए कर्नाटक के मंत्री पर एफआईआर। ईसाइयों के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण भाषण का लगा आरोप। भारतीय दंड संहिता में हेट स्पीच नहीं है परिभाषित। और भारत ने संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के चुनाव में मारी बाजी। 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा इसका कार्यकाल। वैश्विक सांख्यिकी प्रणाली का सर्वोच्च निकाय है संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग। इससे पहले की खबरों की शुरुआत करें, आप सभी के लिए जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी टीम हिंदी माध्यम में तीसरा फाउंडेशन बैच लेकर आ गई है। 3 अप्रैल से शाम में 6 बजे इस बैच की शुरुआत हो चुकी है। अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल कर आप इस कोर्स में भारी छूट हासिल कर सकते हैं। कोड के इस्तेमाल के बाद ये कोर्स आपको केवल 18,999 रुपए में हासिल होगा। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन, कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। कोर्स के विषय में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। आइए खबरों की ओर बढ़ते हैं। फिनलैंड पश्चिमी देश के सैन्य संगठन नाटो का 31वां सदस्य देश बन गया है। फिनलैंड द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही सोवियत संघ के पक्ष में तटस्थ रहा, मगर यूक्रेन पर रूसी हमले के तुरंत बाद फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन कर दिया था। नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों का एक राजनीतिक और सैनिक गठबंधन है। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में अवस्थित है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के वॉशिंगटन में ही की गई थी, जिसमें 12 देश शामिल थे। फिनलैंड के शामिल होने से पहले इसके सदस्य देशों की संख्या 30 थी, जिनमें अमेरिका और कनाडा सिर्फ उत्तरी अमेरिकी देश हैं, जबकि बाकी सभी देश यूरोपीय हैं। फिनलैंड से पहले साल 2017 में मोंटेनेग्रो और 2020 में उत्तरी मैसेडोनिया को सदस्य देश के रूप में नाटो में शामिल किया गया है। नाटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है। इसका मतलब होता है कि एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाएगा। इस सिद्धांत का जिक्र नाटो संविधान के अनुच्छेद 5 में किया गया है। इस अनुच्छेद को पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका पर 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकवादी हमले के बाद लागू किया गया था। नाटो में कोई भी निर्णय सभी 30 सदस्यों के सामूहिक इच्छा के आधार पर लिया जाता है। इसके सभी सदस्यों का कुल सैनिक खर्च दुनिया के रक्षा खर्च का 70% से अधिक है। इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका अकेले दुनिया का कुल सैनिक खर्च का आधा हिस्सा खर्च करता है, जबकि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली साझे तौर पर 15% खर्च करते हैं। आपको बता दें कि भारत नाटो का सदस्य नहीं है। कर्नाटक के बागवानी मंत्री मुन्नी रत्न पर हेट स्पीच के लिए IPC की धारा 153A के तहत FIR दर्ज किया गया है। मंत्री पर आरोप है कि उसने अपने निर्वाचन क्षेत्र में ईसाइयों के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण भाषण दिया है। IPC यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 153A धर्म, जाति, जन्म, स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और सद्भाव बिगाड़ने के मामले में सजा का प्रावधान करता है। इसके तहत 3 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। वर्तमान में इस कानून के दुरुपयोग के खिलाफ कुछ सुरक्षा उपाय मौजूद हैं। धारा 153A और 153B के तहत कोर्ट में मामला शुरू करने के लिए सरकार से पूर्व अनुमति की जरूरत होती है। हालांकि प्रारंभिक जांच के लिए ऐसी पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होती है। गौरतलब है कि IPC की धारा 153A मूल दंड संहिता का हिस्सा नहीं था। इसे 1898 में अधिनियमित किया गया था। इससे पहले विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए राजद्रोह के अंग्रेजी कानून के तहत मुकदमा चलाया जाता था। वहीं हेट स्पीच को IPC में कहीं भी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। इसके लिए अलग अलग मामलों में IPC के
अलग अलग धाराओं का इस्तेमाल किया जाता है। धारा 153A और 153B दो समूहों के बीच दुश्मनी और नफरत पैदा करने वाले कृत्यों को दंडनीय बनाती है, जबकि धारा 295A जानबूझकर या दुर्भावनापूर्ण इरादे से लोगों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले कृत्यों को दंडित करने से संबंधित है। वहीं धारा 505 का क्लॉज 1 और 505 के क्लॉज 2 ऐसी सामग्री के प्रकाशन और प्रसार को अपराध बनाती है जिससे विभिन्न समूहों के बीच द्वेष या घृणा उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 हेट स्पीच के दोषी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकती है। ऐसे व्यक्ति विधायिका की सदस्यता रखने के लिए भी अयोग्य हो जाता है। इसी कानून की धारा 123 के क्लॉज 3A और 125 चुनाव में जाति, धर्म, समुदाय, जाति या भाषा के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने पर रोक लगाती है और इसे भ्रष्ट चुनावी कृत्य के तहत शामिल करती है। उधर भारत को 4 सालों के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी निकाय संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया है। इस आयोग में भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2027 को खत्म हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। इस आयोग की स्थापना 1947 में की गई थी। वर्तमान में ये वैश्विक सांख्यिकी प्रणाली का सर्वोच्च निकाय है। यहाँ दुनिया भर के सदस्य देशों के मुख्य सांख्यिकीविद एक साथ आते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का एक कार्यात्मक आयोग है। यह UNSD यानी संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग के काम की देखरेख भी करता है। इतना ही नहीं, यह अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी गतिविधियों के लिए निर्णय लेने वाला शीर्ष निकाय है। यह सांख्यिकी मानकों की स्थापना के साथ साथ अवधारणाओं और तरीकों के विकास के लिए भी जिम्मेदार है। वर्तमान में इस निकाय में संयुक्त राष्ट्र के 24 सदस्य देश शामिल हैं। इसके सदस्यों में अफ्रीका में 5 देश, एशिया प्रशांत क्षेत्र से 4, पूर्वी यूरोप से 4, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र से 4, पश्चिम यूरोप से 7 देश शामिल होते हैं। इन्हें एक समान भौगोलिक वितरण के आधार पर संयुक्त राष्ट्र इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल की ओर से चुना जाता है। इस बार के चुनाव में भारत को गुप्त मतदान के जरिए चुना गया है, जबकि अर्जेंटीना, सियरा लियोन, स्लोवेनिया, यूक्रेन, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया और अमेरिका को बगैर मतपत्र के मौखिक मतदान के माध्यम से चुना गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र से 2 सीटों के लिए हुए चुनाव में भारत ने 53 में से 46 वोट हासिल किए हैं, जबकि प्रतिद्वंदी कोरिया गणराज्य को 23 वोट और चीन को 19 वोट और संयुक्त अरब अमीरात को 15 वोट मिले हैं। मौसम विज्ञान संस्थाओं द्वारा मई 2023 में अल नीनो के विकास का अनुमान लगाया गया है। मई या जून में अल नीनो के विकास से दक्षिण पश्चिमी मानसून के कमजोर होने की संभावना बनी रहती है। इस माह में भारत को कुल वर्षा का लगभग 70% प्राप्त होता है। अल नीनो एक अजीबोगरीब समुद्री और जलवायु घटना है जो कुछ अंतराल पर दक्षिण प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर दिखता है। मजे की बात यह है कि अल नीनो प्रकट करने वाला पेरू का तट अटाकामा के ठंडी समुद्री जलधारा वाला क्षेत्र है। यहाँ ये धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, जबकि अल नीनो धारा गर्म होती है और इसकी प्रवाह की दिशा उल्टी यानी उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। ये आमतौर पर क्रिसमस के आसपास प्रकट होती है और यहाँ के समुद्री सतह को गर्म कर देती है। समुद्री सतह के असामान्य रूप से गर्म होने से ऊपर बहने वाली व्यापारिक हवाएं कमजोर हो जाती हैं, यहाँ तक कि उनके उलझने का कारण भी बन सकती हैं। इससे व्यापारिक हवाओं के जरिए दुनिया भर के अधिकांश स्थानों पर जो वर्षा होती है उसकी मात्रा में कमी आ जाती है। अल नीनो का प्रभाव भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर भी पड़ता है। ऐसा देखा गया है कि अल नीनो के साल में दक्षिणी पश्चिमी मानसून कमजोर पड़ने लगता है। इससे देश के कई इलाकों में सूखे की संभावना बढ़ जाती है और अल नीनो के कारण भारत और दुनिया के कई दूसरे इलाकों जैसे कि दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और प्रशांत द्वीप समूह में हीट वेव और सूखे की संभावना भी बढ़ जाती है, जबकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कैलिफोर्निया जैसे पश्चिमी तटों में ये भारी वर्षा और बाढ़ के साथ प्रवाल भित्तियों के विरंजन और मृत्यु का कारण बनता है। आइए अब बुलेटिन पर आधारित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। हेट स्पीच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईपीसी की धारा 153A हेट स्पीच को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करती है। हेट स्पीच के तहत दोषी व्यक्ति संसद या विधानमंडल के लिए चुनाव लड़ने का पात्र नहीं होता है, मगर वह विधायिका की सदस्यता रखने के बाद दोषी पाया जाता है तो वह सदस्यता से अयोग्य नहीं होता है।
उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। दूसरा प्रश्न है आज का, अल नीनो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक निश्चित अंतराल पर दक्षिण प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर दिखने वाला एक समुद्री और जलवायु घटना है। इसके प्रभाव में व्यापारिक हवाएं मजबूत होकर दुनिया भर में वर्षा की मात्रा को बढ़ा देती हैं। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। पिछले बुलेटिन पर आधारित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट निम्न में से किसके द्वारा जारी की जाती है? विधि आयोग, नीति आयोग, टाटा ट्रस्ट या फिर वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट? सही जवाब है विकल्प सी यानी टाटा ट्रस्ट। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी की जाती है, मगर रिपोर्ट को तैयार करने में दक्ष, टिस प्रयास और विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी जैसे फाउंडेशंस द्वारा मदद की जाती है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इकोनॉमिक सेंसस हर साल आयोजित किया जाता है। इकोनॉमिक सेंसस को केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही जवाब है विकल्प वी यानी केवल दूसरा कथन ही सही है। इकोनॉमिक सेंसस हर साल आयोजित नहीं किया जाता है, जबकि इसे केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा तैयार किया जाता है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।